नमस्कार जोहार हमारे सभी प्रिय भाई बंधुओं को सभी का स्वागत है अपने पसंदीदा चैनल दीप दृष्टि पाठशाला पे। दोस्तों आज का हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो साइंस एमसीक्यू के ऊपर रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइंस का जो क्वेश्चन होता है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है ना। उसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे आने वाले झारखंड के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि ये जो साइंस का एमसीक्यू सीरीज़ को जो लाया गया है उस सीरीज़ का नाम है लक्ष्य सीरीज। और लक्ष्य सीरीज जो है आज हम लोगों का 10वां है। इससे पहले 9 जो है लक्ष्य सीरीज आपको दिया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो ना छूटे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोगों का है ये पार्ट 9 नहीं है, पार्ट 10 है। ठीक है, ये जो है आज हम लोगों का 10वां सीरीज है और 10वां सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी, जनन। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझिएगा कि जन्म जब किसी भी बच्चा के मान लेते हैं जन्म होता है, ठीक है, तो जन्म के बाद जो है मानव का कौन सा ऊतक है, यहाँ पे ऊतक की बात की जा रही है। ठीक है, कौन सा ऊतक है जिसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है? देखिए किसी भी जीव का जो सबसे पहले शरीर जो बनता है ना वो कोशिका से बनता है। ठीक है, कोशिका जो है ये विभाजित होती है और संख्या जो है बढ़ाती है और इसी कोशिका का जो समूह बन जाता है ना तो उसी को हम लोग ऊतक कहते हैं। ठीक है, मनुष्यों में या जीव जंतुओं में अगर देखा जाए तो मुख्यतः 4 प्रकार का ऊतक पाया जाता है। एक होता है एपिथीलियम ऊतक, दूसरा होता है आपका संयोजी ऊतक, ठीक है, तीसरा होता है पेशी ऊतक और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ऊतक जो है 4 ही तरह का होता है। किसमें? जंतुओं में। पेड़ पौधा की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। ठीक है, उसमें अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। एपिथीलियम ऊतक जो होता है ये त्वचा में उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। संयोजी ऊतक की अगर हम लोग बात करें तो संयोजी ऊतक का हमेशा जो है उदाहरण के रूप में आपसे पूछा जाता है रक्त। रक्त क्या है? तो एक प्रकार का ये संयोजी ऊतक है। अस्थि हो गया, ठीक है, उपास्थि हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो ये सब ऊतक का एग्जाम्पल है, लेकिन कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। पेशी ऊतक की अगर हम लोग बात करें तो पेशी ऊतक का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो होता है वो हृदय होता है। ठीक है, हृदय जो है मांसपेशी का बना हुआ है। और यही आप लोग जो है, आप लोग को नहीं कह सकते हैं, बुरा किसी को नहीं मानना है, लेकिन यहाँ पे है कि जब किसी से भी मनमुटाव होता है तो लोग कहते हैं मेरा दिल टूट गया। अरे भाई दिल कहाँ से टूटेगा? कोई कांच का या तो पत्थर का थोड़ी ना था कि वो टूट गया। हृदय जो है वो पेशी का बना हुआ है, यानी मांसपेशियों का बना हुआ। मांसपेशी कभी टूटेगा क्या? तो ये जो है क्या है? पेशी ऊतक का बना होता है। पेशी ऊतक का काम क्या है कि शरीर में जितने भी अंग होते हैं उन अंगों को गति प्रदान करता है। ठीक है, आपसे पूछे कि कौन सा ऊतक है जो अंगों को गति प्रदान करता है तो वो पेशी ऊतक होता है, ध्यान रखिएगा। तंत्रिका ऊतक जो होता है ना ये सूचना का आदान प्रदान करने का काम करता है और यही तंत्रिका ऊतक जो होता है ना इसमें जन्म जब बच्चा कोई लेता है उसके बाद किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, और यही कारण है कि ये साइंटिस्ट के पास अगर देखा जाए और खासकर डॉक्टर लोग के पास जो ये ब्रेन का सर्जरी होता है ना, ये ब्रेन का सर्जरी जो होता है, ठीक है, ये सबसे चुनौती भरा सर्जरी होता है। क्यों? यही तंत्रिका तंत्र में अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार की अगर सावधानी अगर नहीं बरती गई ना तो तंत्रिका तंत्र जो है एक भी अगर छूट जाएगा, ठीक है, उस सिलाई के दौरान या तो सर्जरी के दौरान, तो बच्चा जो है पागल हो सकता है या तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो यही तंत्रिका तंत्र है जिसमें किसी भी प्रकार का विभाजन जन्म के बाद नहीं होता ऊतक में, बाकी सब में विभाजन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अस्थि को प्रभावित करता है
या फिर यकृत को प्रभावित करता है, या फिर फेफड़ा को करता है, या फिर आंत को करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निमोनिया रोग जो होता है ना, ये मानव शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। इसी फेफड़े में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। अगर निमोनिया बीमारी होता है और तो किसी भी व्यक्ति का जो फेफड़ा होगा उसमें सूजन आ जाता है, ठीक है। ये जो बीमारी निमोनिया का होता है ना, ये खास कर जो है ये बच्चे में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चा में होता है तो 12 से 18 साल होते होते ये जो है ख़त्म हो जाता है जनरली, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो निमोनिया होता है ये किसके कारण होता है, तो ये जो निमोनिया रोग होता है ना, ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। ये जीवाणु वाला बीमारी है। जीवाणु में अगर नाम पूछे तो याद रखिएगा डिप्लोकोकस, ठीक है। कौन सा, डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये बैक्टीरिया का नाम है जिससे क्या होता है, निमोनिया नामक रोग होता है। और इस रोग में होता क्या है, तो बच्चे को तेज बुखार आता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, ठीक है। क्योंकि फेफड़ा में सूजन आ जाता है तो सांस लेने में तो कठिनाई होगा ही। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकता है, निमोनिया रोग से बचाने के लिए रोगी को सबसे पहले आपको जो है ना ये ठंड से बचाना होगा, ठीक है। दूसरा बात है कि एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है औषधि के रूप में, ठीक है, यानी उपचार के रूप में। चलिए तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। एनीमिया होता है, क्वाशियोकर होता है, हाइपोथायराइड होता है, या तो फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, क्वाशियोकर। ये जो बीमारी होता है ना ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब प्रोटीन का कमी हो जाता है किसी भी व्यक्ति के शरीर में ना, तब ये बीमारी होती है, ठीक है। एनीमिया की बात करें तो किसी भी शरीर में जब खून की कमी होता है तो एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म की अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि शरीर में अगर थायराइड हार्मोन जो है ना, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन जो रिलीज होती है, यानी जिसका स्राव होता है, तो इसका स्राव अगर ज़्यादा शरीर में हो रहा है, ठीक है, तब ये बीमारी देखने को मिलता है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, दूध के दही, मतलब दूध से होगा के नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, लैक्टोबैसिलस है, माइक्रोबैक्टीरियम है, खमीर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा जब दूध होता है, मान लेते हैं कि ये एक प्लेट है, ठीक है, इसमें दूध का लिक्विड रखा हुआ है ना। अब ये दही कैसे बन जाता है, जब दूध हम लोग एक बार उबाल के छोड़ देते हैं ना तो इसमें जो है एक जीवाणु प्रवेश कर जाता है, ठीक है, यानी जीवाणु जो है ये पनप जाता है और इसी जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है ये क्या करने लगता है कि थोड़ा ही देर में जो है ना अपना प्रजनन करके संख्या बढ़ाने लगता है और इस तरह जो है एक जगह इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। और यही जब इकट्ठा होने लगता है तो आपको लगता है कि ये जो है दूध था उससे मेरा दही जम गया है ना, तो ये क्या करता है, प्रजनन वहाँ पे करने लगता है, अपनी संख्या बढ़ा देता है और यही को हम लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो देखिए कोई भी सूक्ष्म जीव जो होता है ना, जीवाणु क्या है, सूक्ष्म जीव है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी जीवाणु जो होता है उसमें दो प्रकार की गुण होती हैं, एक लाभदायक गुण होता है और एक होता है हानिकारक, ठीक है। तो लाभदायक में अगर हम लोग देखेंगे तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु होगा एग्जाम्पल के रूप में, क्योंकि अगर लाभदायक नहीं रहता तो हम लोग खाते नहीं। हानिकारक में जैसे अभी आप जीवाणु देखे डिप्लोकोकस निमोनी जो निमोनिया रोग को पैदा कर रहा है, तो इस तरह से जो है दोनों गुण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है और नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। अभी JSSC CGL को लेकर ना इस सरकार बहुत ज़्यादा दिमाग में आ रहा है, जिससे यहाँ पे भी देखिए आ गया। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है।
रेफ्लेशिया है, कैक्टस है, कमल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, ध्यान रखिएगा। यह फूल जो है ना, एक तरह से अगर देखा जाए तो आपको जो है ना इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया जो है, या फिर मलेशिया है, ठीक है, थाईलैंड है, आपका फिलीपींस है, इन सभी जगहों में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस में। इस रेफ्लेशिया की अगर हम लोग बात करें तो ये जो रेफ्लेशिया है इसको जो है ना स्टिकिंग कॉर्प्स लिली भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा कभी अगर दूसरा नाम पूछते तो। ठीक है, कॉर्प्स लिली फ्लावर भी कहा जाता है। आगे अगर देखें तो ये जो रेफ्लेशिया होता है ये एक परजीवी पौधा होता है। कैसा होता है? परजीवी पौधा होता है, मतलब दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, इसमें जो है ना क्लोरोफिल नहीं होता है, ये बहुत भी वीआई क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल नामक हरित लवक नहीं होता है, ठीक है, जिससे ये अपना भोजन जो है खुद नहीं बना सकता है। चलिए आगे अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज छूट गया, अगर संसार का सबसे छोटा अगर पुष्प आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ओल्फिया। ठीक है, पूरा नाम वैसे ओल्फिया से ही चर्चित है, लेकिन पूरा नाम है ओल्फिया ग्लोबोसा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? ओल्फिया ग्लोबोसा। ये एक जलीय पौधा होता है। ठीक है, ये एक ऐसा पौधा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक जलीय पौधा होता है जिसको नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये किस परिवार से जुड़ा हुआ होता है ओल्फिया? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेमनेसी परिवार से जुड़ा हुआ ये पौधा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो है ना वो एक प्रकार का क्या है? शैवाल है। ठीक है, और इसी शैवाल से क्या प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, आयोडीन प्राप्त होता है। इसीलिए जापान साइड के लोग जो है ना लेमिनेरिया जो शैवाल होता है उसको खाने में यूज करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ब्राउन किए थे, लैंडस्टीनर किए थे, हार्वे किए थे, या फिर कॉर्नबर्ग किए थे? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र, जो शरीर में खून है, ठीक है, ये पूरे शरीर में जो पहुंच रहा है, ठीक है, उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? विलियम हार्वे किए थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हार्वे के नाम से भी प्रचलित है, बट विलियम हार्वे इनका पूरा नाम है। ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है ये ध्यान दीजिएगा, पोलियो टीका। पोलियो टीका जो है ना उसका खोज कौन किए थे? किस चीज का? तो ध्यान रखिएगा, पोलियो टीका का। पोलियो टीका का खोज करने वाले जो हैं वो आपके हैं जॉन ई साल्क। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक और जो पूछा जाता है, टीका का खोज सबसे पहले किसने किया? तो एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये सब जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि लैंडस्टीनर जो है ये किस चीज का खोज किए थे? तो RH फैक्टर का खोज किए थे। ठीक है, किस चीज का खोज किए थे? मंकी से RH फैक्टर जो है उसकी खोज किए थे। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिनेप्स क्या है? दो कोशिकाओं के मध्य का क्षेत्र है, दो समीपस्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र है, दो तंत्रिकाओं के मध्य का क्षेत्र है, सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा दो तंत्रिकाओं के मध्य का ये क्षेत्र होता है। ठीक है, जो सिनेप्स कहलाता है, समझिएगा इसको।
देखिए शरीर के अंदर जो है ना एक उत्तक है जिसका नाम है तंत्रिका, ठीक है, उत्तक। अब ये जो उत्तक है ना, ये उत्तक क्या है, किस कोशिका से बना हुआ है, तो न्यूरॉन से बना हुआ है, यानी न्यूरॉन का ग्रुप हो गया तो ये तंत्रिका उत्तक बन गया, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है पूरे शरीर में सूचनाओं को पहुंचाने का ये काम करता है, ठीक है। अब ये एक हो गया आपका तंत्रिका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा खाली स्थान होता है, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरा जो है ना ये तंत्रिका स्टार्ट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे खाली स्थान है ना, इसी खाली स्थान को बोला जाता है सिनेप्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो है ना केमिकल क्रियाएं होती है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक केमिकल जो प्रोसेस होता है वो होता है ताकि सूचना जो है एक से दूसरे न्यूरॉन तक जा सके, और इसी स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। सिनेप्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो तंत्रिकाओं के मध्य का ये क्षेत्र होता है। तंत्रिका कोशिका का काम क्या है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम उत्तक का क्या काम है। ऑक्सीजन का वहन, भोजन का वहन, जल का वहन, अमीनो अम्ल का वहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल का वहन जाइलम करता है। इसका बहुत ध्यान से एकदम याद रखिएगा। मान लीजिए कि ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है, ठीक है। इस पौधे की अगर हम लोग बात करें तो इस पौधे में यहाँ पे पत्ती है। अब पत्ती में क्या है कि खाना बन रहा है, ठीक है। तो ये खाना जो है पत्ती से हर जगह पौधे में पहुंचेगा ना, क्योंकि जहीं खाना बना वहीं तो नहीं रहेगा ना, तो फिर क्या होगा कि पेड़ पौधा सूख के गिर जाएगा। तो ये पूरे जो पहुंचाने का काम करता है, यहाँ पे एक संवहन उत्तक काम करता है, ठीक है। और उस उत्तक का नाम है आपका फ्लोएम उत्तक। क्या नाम है, फ्लोएम उत्तक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा संवहन उत्तक जो है उसका नाम है जाइलम, और यही जाइलम का काम क्या है कि धरती से जड़ के सहारे जो है ये जमीन से पानी को लेता है और शरीर, ये जो पौधे का पूरा जो शरीर है ना उसके भागों में ये पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। दो संवहन उत्तक पौधे में पाए जाते हैं, ठीक है। कितने संवहन उत्तक, दो संवहन उत्तक जो है ये पौधे में पाए जाते हैं, जिसमें एक आपका फ्लोएम है और एक आपका जाइलम है। जाइलम का काम है जल को पूरे पौधे में पहुंचाना, ठीक है, और फ्लोएम का काम होता है भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाना, ठीक है। जल या तो खनिज लवण भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। टीनोफोर, संघ मोलस्का, एनेलिडा या तो फिर अर्थोपोडा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा अर्थोपोडा। क्या हो जाएगा, अर्थोपोडा। जैसे देखिए क्या होता है कि ये जो है ना संघ की बात की जा रही है, जिसको इंग्लिश में फाइलम कहते हैं, ठीक है। ये फाइलम जो है 9 क्लास में 9 पढ़ना होता है, 11th क्लास में 11th पढ़ना होता है, ठीक है। तो उनमें से पूछ रहा है कि सबसे जो है ना बड़ा संघ कौन सा है। तो सबसे बड़ा संघ जो है अर्थोपोडा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जीव को रखा गया है, ठीक है। इस संघ में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जीव जो है वो है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे संघ से जो है ना ज्यादा से ज्यादा है, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल ही बहुत ज़्यादा वीवीआई है जो एग्जाम में आता है। तो हम लोग ऑर्थोपोडा संघ का थोड़ा सा एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। ये जो ऑर्थोपोडा है ना इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो इसमें जो होता है ना ज्वाइंट, ठीक है, क्या होता है, ज्वाइंट जो है अपेंडेजेज होता है, मतलब जो पैर होता है ना वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, मतलब ज्वाइंट रहेगा, यही यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग बात करें इसका एग्जाम्पल का, तो इसका एग्जाम्पल क्या मिलेगा आपको, इसका एग्जाम्पल बहुत है। जैसे आपको बिच्छू का पैर देखे हैं, ठीक है, बिच्छू जो है ये अर्थोपोडा का प्राणी है, ठीक है। मकड़ी हो गया,
ठीक है। केकड़ा हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद तिलचट्टा हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा पूछता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मच्छर हो गया आपका, मक्खी हो गया, ये सब जो है ना, ये सब क्या है तो ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खी हो गया, ठीक है। ये सब जो है ना, ये सब आपका अर्थोपोडा संघ से बिलोंग करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ एनेलिडा का देख लीजिए, एनालिडा से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एनेलिडा की अगर हम लोग बात करें तो एनालिडा में जो है ना आपको केंचुआ मिलेगा, ठीक है। केंचुआ बहुत वीवीआई एग्जाम्पल है, ये बहुत पूछा जाता है। केंचुआ है आपका, जोंक है आपका, नेरिस है आपका, ठीक है। ये सब एनेलिडा में जो है ना ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे जो आपके शरीर से जो है ना सटे रहेंगे और आपका खून को पी लेगा, ठीक है। इस टाइप का ज़्यादा आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसका, एनेलिडा का, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें मोलास्का का, तो मोलास्का से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में। बोलें कि ये जो चैप्टर है ना, इससे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये कौन सा संघ से बिलोंग करता है। मोलास्का का देख लीजिए, ठीक है। मोलास्का में सबसे ज़्यादा जो है ना ये पाइला, ठीक है। पाइला जो है ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीप जिससे मोती निकलता है ना। अगर आगे हम लोग बात करें तो आपका सीपिया हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टोपस हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये वीवीआई है आपका, पाइला और ऑक्टोपस, ठीक है। यही दो एग्जाम्पल यहाँ से पूछता ही है मोलास्का से, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, साइटोसिन की, शर्करा की, लिपिड एंड प्रोटीन की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिपिड एंड प्रोटीन की। ये कोशिका होता है, इसके अंदर केंद्रक होता है, ठीक है। अब ये जो भाग होता है इसमें सभी कोशिका के अंग जो है ये तैर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो कोशिका को एक सुरक्षित करके रखता है, यही इसका आवरण है, इसी आवरण को कहा जाता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये झिल्ली जो है ना इसका 3 लेयर होता है, जो कि बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। लिपिड का 2 लेयर होता है, प्रोटीन का 1 लेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, वैसे पूछता नहीं है कोशिका का खोज किसने किया था, ठीक है। तो कोशिका का खोज जो है ये रॉबर्ट हुक किए थे, ठीक है। कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। कब किए थे, तो 1665 ईस्वी में किए थे, ठीक है। लेकिन ये जो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक किए थे, ये मृत कोशिका का खोज किए थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसकी ये खोज किए थे, मृत कोशिका का, क्योंकि ये पेड़ का छाल से खोज किए थे, ठीक है। तो वो पेड़ का छाल जो है मृत कोशिका है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो जीवित कोशिका जो है ना ये आपके ल्यूवेनहॉक किए हैं, ठीक है। कौन किए हैं, ल्यूवेनहॉक किए हैं। अपने दांत के खुरचन में इनको जो है ना एक बैक्टीरिया दिखाई दिया और उसी से ये जीवित कोशिका का खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है, 125 दिन, 127 दिन, 133 दिन, 120 दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 120 दिन, ठीक है। पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि रक्त जो होता है ये 2 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक है प्लाज्मा और दूसरा आपका है रक्त के कणिकाएं। कणिकाएं 3 तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पुसल्स, डब्ल्यूबीसी का होता है वाइट ब्लड कार्पुसल्स, और ये तो ब्लड प्लेटलेट्स है ही, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को डेंगू बीमारी हो जाता है ना, तो यही ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है उसके शरीर में कम हो जाती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। आरबीसी का काम क्या है, तो शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। और ये जो आरबीसी होता है ना इसका जो जीवन काल होता है, यानी कितने दिन तक ये जिंदा रहेगा, ठीक है, इसका 120 दिन होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है ये 3 से 5 दिन होता है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा में अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा में जो है ना
55% भाग रक्त का प्लाज्मा होता है, जिसमें से 90 से 92% भाग तक इसमें जल होता है प्लाज्मा में। ठीक है, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोटीन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है? लाइगेज की, पेप्टाइड बंध की, ग्लूकोसिन की या फाइब्रिनोजेन की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रक्त थक्का बनाने। ठीक है, देखिए रक्त अगर थक्का बनेगा ना तो मनुष्य मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन कहाँ की बात कर रहा है? शरीर से बाहर की बात हो रही है। ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि शरीर में रक्त का क्यों थक्का नहीं बनता? तो वहाँ पे जो है ना एक हिपेरिन नाम का प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन होता है जो खून को जमने नहीं देता है। ठीक है, शरीर के अंदर में, शरीर के बाहर जब हम कहीं कट जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि रक्त का बहना शुरू हो जाता है। अगर इस रक्त को कोई क्लॉट करने वाला ना कुछ मिले तो फिर क्या है कि उस मनुष्य के सारे शरीर से खून निकल जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने वाला कौन सा प्रोटीन है? ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या है? प्रोटीन है जो कि रक्त को थक्का बनाने में हेल्प करता है। यही से पूछे, यहाँ से सिर्फ ये चेंज कर दे कि कौन सा विटामिन है, ठीक है, जिसकी आवश्यकता रक्त थक्का बनाने में या फिर रक्त के स्कंदन में होती है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन के को। ठीक है, अगर यहाँ से तीसरा क्वेश्चन अगर पूछे कि कौन सा रक्त का कण होता है, ठीक है, जो कि ब्लड का थक्का बनाने में क्या करता है? सहायता करता है, तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स को। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स को। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से है, आप देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन और ये जो है बहुत डीप क्वेश्चन है। ठीक है, गोल्गी उपकरण में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, तारक केंद्र में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए ये जो है ना, मान लेते हैं हम कि ये कोई कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका में यहाँ पे क्या है? नाभिक है यानी केंद्रक है। ठीक है, और केंद्रक के चारों ओर जो है ना अगर देखा जाए तो कोशिका के अंग जो है बिखरे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी उपकरण है, लाइसोसोम है, ठीक है, वैक्यूल्स है, बहुत सारे उपकरण है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर जो है क्या होता है? केंद्रक यानी नाभिक होता है, और यहाँ पे जो है डीएनए होता है। ठीक है, अब यही पूछ रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में? कोशिका का जो अंग होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग। ठीक है, अब वही पूछ रहा है कि नाभिक में तो डीएनए है ही, लेकिन नाभिक के अलावा कोशिका का कौन सा कोशिकांग है जिसका अपना खुद का डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है, जिसके कारण एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने ही जैसा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया भी बना सकता है। इसके पास डीएनए उपस्थित है, इसी कारण से इसके पास ऐसी एबिलिटी है कि ये दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ढक गया है, खैर बता दें। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है, ठीक है, जो कि क्या करता है? कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है यानी अवशोषण में। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। ठीक है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी खोज जो है सीफंक किए हुए थे। आगे अगर हम लोग बात करें तो मुख्यतः जो है ये दो घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलने वाला विटामिन जो होता है बी एंड सी विटामिन होता है,
बाकी जो है एडेक विटामिन यानी ए डी ई के, ये चारों विटामिन जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है इनमें से कौन सा है जो वसा में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन ए की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ए की कमी से जो है ना रतौंधी बीमारी हो जाती है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से अगर हम लोग बात करें तो बेरी बेरी नाम की रोग हो जाता है। विटामिन सी की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जब स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग, जिससे मसूड़ों से क्या होता है, खून निकलने लगता है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा कि हड्डियां जो है ना ये कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले जो है ना थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, एक लाइक एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेट होकर आप सबों के लिए इसी तरह का डेली वीडियो लाते रहें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी हुई जो भी जानकारी होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले अपडेट में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।